वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फिरंगी अखाड़ा। और आज का जो शो है वो डिस्कस करेंगे रॉ रिव्यू 23 नवंबर 2020 के लिए। काफ़ी अच्छे मैचेस इसमें देखने को मिले और हम बताएंगे कि एलिस्टर ब्लैक पे लेटली क्या अपडेट है और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं आगे आने वाले रॉ के एपिसोड से। कीप वॉचिंग। तो ये शो शुरू हुआ रॉ की मेंस सर्वाइवर सीरीज टीम के साथ, जिसमें एडम पियर्स थे। हालांकि वो जनरल मैनेजर नहीं है रॉ के, लेकिन वो अनाउंसमेंट कर रहे थे क्योंकि रॉ की टीम जीत गई है सर्वाइवर सीरीज, इसलिए उस जीत को इनको रिवॉर्ड करना है। वो अनाउंस करने वाले थे कि किसको टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर, पर वो अनाउंस करने से पहले ही पांचों लोगों में ये होड़ मच गई कि कौन मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर था टीम का और किसको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हम नहीं सुन पाए कि एडम पियर्स क्या कहने वाले थे, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन ने गुस्से में एडम पियर्स को हेडबट कर दिया और वो उसी समय बिल्डिंग से निकाल दिए गए और वो सस्पेंशन की बात यहाँ तक आ गई है। हालांकि हम लोग को 3 मैचेस उसके बाद जरूर मिले जो कि ये डिसाइड करेंगे कि नंबर 1 कंटेंडर कौन रहेगा। पर रेसलिंग ऑब्जर्वर कह रहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमन का निकाला जाना यहाँ तक की एंड नहीं है। वो अगले रॉ में आएंगे और वहां पर ट्रिपल थ्रेट मैच जो हो रहा होगा नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए, उसमें किसी तरह से इन्वॉल्वमेंट अपना लाएंगे। अगला हमें बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिसमें न्यू डे के एक्सेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन बिल्डिंग के अंदर आ रहे थे और हर्ट बिजनेस से उन्हें कन्फ्रंट किया, ये कहते हुए कि वो डिमांड करते हैं टाइटल अपॉर्चुनिटी। हालांकि पहले कोफी किंगस्टन ज़्यादा कीन नहीं थे, उन्होंने कहा ये उनका रेस्ट डे है, ये आगे आज का मैच नहीं करेंगे, लेकिन आगे जाते हुए सिंस वो चैंपियंस हैं, बेबी फेसेस हैं, उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। एक्सेवियर वुड्स ने हामी भरी और जो हमें अगला मैच मिला वो हर्ट बिजनेस वर्सेस न्यू डे के लिए था। जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस हुआ, ये दिखाई दिया कि न्यू डे की जो गिमिक है, जो इंसल्ट वाली गिमिक है, जो उनकी हिप शेकिंग गिमिक है, उससे शेल्टन बेंजामिन थोड़े से निराश थे, उसमें ज़्यादा उनको मज़ा नहीं आया। उन्होंने आज इंसल्ट लिया और वो काफ़ी एग्रेसिवली फाइट करने लगे। इस एग्रेशन का मतलब ये था कि शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर जो उनके टैग टीम पार्टनर थे, वो काफ़ी एग्रेसिवली लड़ने लगे और इस एग्रेशन में वो डबल काउंट आउट हो गए। सर्वाइवर सीरीज में भी एक डबल काउंट आउट होना, यहाँ पर भी एक डबल काउंट आउट होना थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर हो रहा है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि एक्सेवियर वुड्स वहाँ पर खड़े थे। वो चाहते तो कोफी किंगस्टन को अंदर फेंक सकते थे, लेकिन कोफी किंगस्टन को उन्होंने अंदर नहीं फेंका और डबल काउंट आउट होने दिया, ये दिखाते हुए कि शायद एक्सेवियर वुड्स चाहते थे ये डबल काउंट आउट हो। पर फिर MVP रिंग में उन्होंने रीस्टार्ट करने को कहा क्योंकि वो नहीं चाहते थे। उन्होंने ब्रावाडो और रिस्पेक्ट की दुहाई दी न्यू डे को, जो अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने रीस्टार्ट करने को एक्सेप्ट कर लिया ये मैच। पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बिकॉज अगर उनको इतनी रिस्पेक्ट की चिंता थी तो एक्सेवियर वुड्स कोफी किंगस्टन को अंदर फेंक के ये मैच जारी रख सकते थे। इस सेगमेंट को रीस्टार्ट करना हल्का सा कंफ्यूजिंग लगा, ऐसा लगा कि ये एक बॉश था, हालांकि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि ये बॉश हुआ था। फिलहाल मैच रीस्टार्ट हो गया और एक बहुत ही हॉट कोफी किंगस्टन, जो कि ब्रावाडो और रिस्पेक्ट के चलते काफ़ी उनकी स्पीड पिकअप हो गई, वो अच्छे मूव्स दिखाने लगे। इस अच्छे मूव्स का मतलब था जब वो बाहर गिरे तो उनको एक इंजरी लग गई, केफेब इंजरी, जो कि उनके घुटने और उनके एंकल को इफेक्ट कर गई। पूरे मैच में हर्ट बिजनेस ने इस इंजरी का फायदा उठाया, यहाँ तक कि वो बार बार उनकी नीज और एंकल पे वर्क करते रहे। काफ़ी स्पॉट्स आए जो कि काफ़ी अच्छे थे, लेकिन ओवरऑल मैच वाज लैकिंग समवेयर। टैग मिला जेवियर वुड्स को और जेवियर वुड्स ने एक रोल अप विक्ट्री ले ली इससे। ये फ्यूड अभी खत्म नहीं हुई है, यहाँ ये फ्यूड आगे चलेगी और मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं इस फ्यूड से आगे आने वाले के लिए, क्योंकि WWE रॉ में सिर्फ यही दोनों टैग टीम्स शायद बची हुई हैं और इनको अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। कैमरा रिटर्न करता है बैक स्टेज सेगमेंट में, जहाँ की ये दिखाया गया कि एडम पियर्स निकल रहे थे ट्रेनर या डॉक्टर के पास से, शायद वो थोड़े कंकस लग रहे थे, हेड पर चोट मिला उन्हें ब्रॉन स्ट्रोमन से काफ़ी खफा थे। उन्होंने ये बोला कि अगर उन पे होता तो ब्रॉन स्ट्रोमन सस्पेंडेड होते फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। हालांकि जो अनाउंसमेंट बताने जा रहे थे, बताने के पहले ही बॉबी लैशली ने उनको इंटरप्ट कर दिया, ये कहते हुए कि वो इकलौते रॉ चैंपियन थे जो सर्वाइवर सीरीज में जीते थे और इसलिए उनको शायद अपना डिसीजन रिकंसिडर करना चाहिए। वो वापस आए और फिर से अनाउंसमेंट बनाने वाले थे, लेकिन फिर रैंडी ऑर्टन ने उन्हें कन्फ्रंट किया और शायद उसका कोई राइम और रीजन नहीं हो सकता कि उन्होंने क्यों कन्फ्रंट किया, लेकिन वो शायद ये बोल रहे थे कि उनको एक रीमैच तो बनता ही है, जिस तरीके से वो हारे थे ड्रू मैकिंटायर से। जब वो आए तो उन्होंने 3 मैचेस बनाए इसके लिए। उन 3 मैचेस के विजेता होंगे वो एक ट्रिपल थ्रेट मैच लड़ेंगे अगले WWE रॉ में और उस ट्रिपल थ्रेट मैच का विजेता लड़ेगा ड्रू मैकिंटायर से।
पहला मैच जो हमें देखने को मिला उस ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए वो था शेमस वर्सेस मैट रिडल। काफ़ी हार्ड हिटिंग मैच हुआ, पेपर व्यू लेवल का मैच था जो कि WWE रॉ में हुआ। ये मैच बहुत ही अच्छा था, बहुत ही हार्ड हिटिंग था और एक स्टोरी बता रहा था ये मैट रिडल के रेजिलियंस की और शेमस के पावर की। दोनों एक दूसरे को आउटडू कर रहे थे। शेमस हमेशा बार बार उन पे हावी पड़ रहे थे लेकिन मैट रिडल गिव अप नहीं कर रहे थे। शेमस का डोमिनेंस इस पूरे मैच में बरकरार रहा। शेमस ने उन्हें एक ड्रॉप किक लगाई, एक एलाबामा स्लैमर दिया, क्लोवर लीफ में लॉक किया और सेकंड रोप से एक वाइट नॉइज दिया जो कि काफी डेविस्टेटिंग लग रहा था। लेकिन मैट रिडल बार बार किक आउट कर रहे थे। शेमस को यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैच जीता कैसे जाए। शेमस जब दूसरी ड्रॉप किक के लिए सेटअप कर रहे थे तो मैट रिडल में इतनी भी जान नहीं बची थी कि वो वापस अपने पैर पर खड़े हो पाए और वो ड्रॉप किक आसानी से ले पाए। ये स्टोरी काफी अच्छी चली। शेमस अपने बीच में ही ड्रॉप किक के रोक गए और उस समय ऐसा लग रहा था कि एक शेमस का फेस साइड सामने आ रहा है, पर एक रोल अप विक्ट्री मिल गई मैट रिडल को इसी बहाने। जब ये लगा कि मैट रिडल बाहर होने वाले हैं, शेमस काफी फ्यूरियस थे, पर मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यू रहेगी फ्यूड, क्योंकि जिस तरह की केमिस्ट्री हमें देखने को मिली इन दोनों कॉम्पिटिटर्स में वो काफी अच्छी है और रॉ इसको काफी कैपिटलाइज कर सकती है। अगला सेगमेंट आया फायरफ्लाई फनहाउस सेगमेंट और इसमें हमने ब्रे वाइट और एलेक्सा ब्लिस की जोड़ी को देखा जो कि ये फायरफ्लाई फनहाउस सेगमेंट चला रहे थे। यहाँ पर डेब्यू हुआ एक नए कैरेक्टर का, वो था हमारा फ्रेंडशिप फ्रॉग और इस पूरे फायरफ्लाई फनहाउस सेगमेंट का जो टॉपिक था वो था फ्रेंडशिप और किस तरह अपने फ्रेंड्स को ट्रीट करना चाहिए। हालांकि ब्रे वाइट ने फ्रेंडशिप के बारे में कुछ बताया, इन समटाइम्स कुछ फ्रेंड्स उनका घर तक जला देते हैं और ये एक मेमोयर था रैंडी ऑर्टन ने जब ब्रे वाइट का वाइट कंपाउंड जला दिया था प्रीवियस राइवलरी में रेसलमेनिया से पहले। सो ऐसा लगा कि शायद आगे आने वाले टाइम में ये राइवलरी शुरू होने वाली है और ठीक ऐसा ही हुआ जब आगे रैंडी ऑर्टन और एजे स्टाइल्स की फाइट होने वाली थी नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए। जब ये पूरा सेगमेंट चल रहा था तो इस सेगमेंट में फायरफ्लाई फनहाउस में जो डेब्यू हुआ था एक नए कैरेक्टर का फ्रेंडशिप फ्रॉग को, उसमें ब्रे वाइट ने ये पूछा कि आप बताइए निकी क्रॉस से जो उनकी फाइट होने वाली है एलेक्सा ब्लिस की, वो उनको कैसा ट्रीट करेंगी। और वहाँ पे एक एक्स से उस कैरेक्टर को बेदर्दी से मार दिया और फिर हंसने लगे। यहाँ पर एलेक्सा ब्लिस का एक कैरेक्टर वर्क समझ में आ रहा है जो कि उन्होंने ईयर्स में काफ़ी अच्छा किया है और यहाँ पे उनके ग्लव्स देखने को मिले जैसे वो पेन और एक प्ले, जैसे ब्रे वाइट का एक हील और एक हर्ट सेगमेंट के ग्लव्स हैं, उनका प्ले और पेन है। दोनों की जोड़ी ऐसा लगता है कि जैसे जोकर और हार्ले क्विन से काफ़ी इंस्पायर्ड है। दोनों का कैरेक्टर वर्क भी हार्ले क्विन और जोकर से काफ़ी इंस्पायर्ड है और ये देखने में काफ़ी इंटेंस हो जाता है कि वो कब अपने प्ले सेगमेंट से अपने ईवल सेगमेंट में आते हैं। सो दिस वाज अ रियली गुड सेगमेंट जिसका इम्पैक्ट हमें आगे पता चलेगा क्योंकि यहाँ पर डेब्यू हुआ एक फिendish एलेक्सा ब्लिस का एक नए अवतार में जो उन्होंने पहली बार अपनी रेसलिंग रिंग में की। अगला मैच था एक पॉइंटलेस वुमेन्स चैंपियनशिप मैच जिसके लिए लाना ने पूछा ही नहीं था। लाना काफ़ी खुश थी कि वो सोल सर्वाइवर है पूरी सर्वाइवर सीरीज की टीम में। लाना के लिए ये एक विन विन सिचुएशन थी। दोनों रिंग में आए और ये मैच शुरू हुआ। जैसे ये मैच शुरू होने वाला था तभी नाया जैक्स और शेना बेजलर की एंट्री हो गई जो कमेंट्री टेबल पे आके बैठ गई। वो काफ़ी उकसा रही थी आस्का को कि तुम लाना को अब तक नहीं हरा पाई, 2 मिनट हो चुके हैं मैच के अंदर, जिसमें आस्का ने उनके ऊपर पानी फेंक दिया और नाया जैक्स ने आस्का को मार दिया जिसके चलते ये डिस्क्वालिफिकेशन में मैच हो गया। इस डिस्क्वालिफिकेशन से लाना फिर से जीत गई। हालांकि कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं लाना के जीतने का क्योंकि ये टैग टीम मैच बन गया आस्का एंड लाना वर्सेस शेना बेजलर एंड नाया जैक्स। नाया जैक्स और शेना बेजलर जो इस समय रॉ वुमेन्स चैंपियन हैं वो इस समय अपनी राइवलरी लाना से बरकरार रख रही हैं और इसमें आस्का का मिक्स आ गया है। इसका मतलब आगे आने वाले दिनों में हमें शायद वुमेन्स चैंपियनशिप रॉ की ना मिली देखने को क्योंकि ये दोनों अपनी राइवलरी कंटिन्यू करेंगे और वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए ये राइवलरी होगी। पूरे मैच की वही कहानी थी। उन्होंने लाना को टारगेट किया, लाना बहुत ही बेबस लग रही थी और एक हॉट टैग मिला आस्का को और आस्का ने एक रोल अप विक्ट्री ले ली। अगला मैच वो मैच था, दूसरा मैच जो कि कीथ ली और बॉबी लैशली ने किया। ये दूसरा मैच था जो कि एडम पियर्स ने बनाया था उस ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए जो कि नंबर 1 कंटेंडर डिसाइड करेगा WWE रॉ चैंपियनशिप के लिए। ये काफ़ी अच्छा मैच हुआ था। इसको बिल किया गया
एज अ बैटल ऑफ बहीमथ्स। दोनों स्ट्रेंथ पावर हाउसेस हैं और ये स्ट्रेंथ पावर हाउसेस काफ़ी प्रोटेक्टेड मूव्स के साथ आ गया है। देखा जा रहा था कि हाँ, थोड़े स्पेशल स्पॉट्स के लिए वो पावर मूव्स रखे गए थे और काफ़ी टाइम ये मैच ग्रैपलिंग में गया। बॉबी लैशली ने कीथ ली को उठाकर एक बैक सुप्लेक्स दिया। यही नहीं, बॉबी लैशली ने आउटसाइड द रिंग कीथ ली को उठाकर एक कॉर्नर पोल पे जाके लड़ा दिया। ये बॉबी लैशली की स्ट्रेंथ थी जिसको डिस्प्ले की जा रही थी। बीच में MVP आकर कहीं ना कहीं हमेशा डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, चाह रहे थे कि किसी तरह कीथ ली पे एक डिसएडवांटेज क्रिएट किया जाए, जिसमें काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल रहे थे। हुआ ये कि एक बार MVP के डिस्ट्रैक्शन की वजह से कीथ ली जब अंदर आए और उन पे बॉबी लैशली ने फुल नेल्सन लॉक लगाना चाहा, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उससे पहले कीथ ली सेंसेस में आ गए और कीथ ली ने उनको काउंटर कर दिया, जिसके चलते MVP काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गए, रिंग में अंदर आए और कीथ ली को मारने लगे और डिस्क्वालिफिकेशन फिर कीथ ली को मिल गई। हालांकि ये अंडरस्टूड हो गया है कि WWE दोनों कीथ ली और बॉबी लैशली को एज पावर पैक पंचर्स बचाना चाहती है, दोनों को वीक नहीं लगाना चाहती है, इसलिए एक दूसरे से हारना उनकी इमेज पे थोड़ा सा स्लग लगा देगा। पर यहाँ पर ये काफ़ी रिपीटेटिव हो रहा है कि इस तरह कीथ ली को काफ़ी बड़ी विंस नहीं मिल पा रही है पिन्स के थ्रू, जिसके चलते उनकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी वीक हो जाती है। यही चीज़ ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ हुई थी पहले भी, जब ब्रॉन स्ट्रोमैन को ईजी विंस नहीं मिल रहे थे किसी बड़े मैचेस में, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन की पावर को प्रोटेक्ट किया जा रहा था। मुझे लग रहा है कि WWE प्रोटेक्ट करना चाहती है बोथ बॉबी लैशली और ब्रॉन स्ट्रोमैन को, जैसे उनको यूटिलाइज किया जा सके किसी बड़े पेपर व्यू मैचेस में। अगला एलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस का एक फ्रेंडशिप पैकेज दिखाया गया, जो कि कंटिन्यू रहा कि किस तरह एलेक्सा ब्लिस ट्रांसफॉर्म हुई ब्रे वाइट के अंदर और उनके फायरफ्लाई फन हाउस सेगमेंट का एक हिस्सा हुई। एलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस का जब मैच हुआ तो वो फीन के ही जैसे हंसने लगी। फीन का जो दूसरा कैरेक्टर है ब्रे वाइट का, फायरफ्लाई फन हाउस सेगमेंट वाला कैरेक्टर, उस तरह की एलेक्सा ब्लिस लग रही थी इसमें। काफ़ी उन्होंने प्ले और पेन का अपने दोनों हाथ और ग्लव्स का बखूबी इस्तेमाल किया जब भी वो अटैक हो रहा था उन पे और वो हंस रही थी, तो वो दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो प्ले कर रही हैं। और जब वो अटैक करने लगी और उनको रियली दर्द पोर्ट्रे करना था, तो अपना राइट हैंडल ग्लव, पेन का ग्लव दिखा के ये सिग्निफाई कर रही थी कि दोनों कैरेक्टर्स वो बखूबी निभा रही हैं, प्ले और पेन की। इसी तरीके से जब उन्होंने पॉसम प्ले किया और ये दिखाने लगी निकी क्रॉस को कि शायद वो अपनी सेंसेस में वापस आ रही है, निकी क्रॉस का दिल पसीजा और उनको हक करने लगी, तभी उन्होंने एक काउंटर कर दिया सिस्टर एबिगेल पे, जिसके चलते एलेक्सा ब्लिस फिर जीत गई और वापस हार्ले क्विन के उस पूरे एपिसोड में और उस पूरे पर्सोना में वापस लीन हो गई। तो ये काफ़ी अच्छा सेगमेंट था, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे हमने देखा कि एलेक्सा ब्लिस एक फील्डिश कैरेक्टर के साथ रेसल कर रही हैं और इस तरह का कैरेक्टर एलेक्सा ब्लिस काफ़ी सालों से एक एंजॉयबल कैरेक्टर उनको नहीं मिला था, जिसपे ये कैरेक्टर उनकी पर्सनालिटी को काफ़ी निखारेगा। नेक्स्ट हमें मिला रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच। ये काफ़ी अच्छा मैच था। इसमें समझ नहीं आया कि हम लोग वापस हील वर्सेस हील की डायनेमिक को लेकर चल रहे हैं। रैंडी ऑर्टन की स्लो पेस और एजे स्टाइल का मेथोडोलॉजिकल जो स्टाइल है लड़ने का, वो काफ़ी अच्छे खांचे में बैठता है एक दूसरे से, काफ़ी अच्छी इंट्रीगिंग फाइट्स और इंट्रीगिंग मूव्स लेकर आता है। यहाँ पर हुआ ये कि जैसे ही मैच चल रहा था, यहाँ पे फीन की प्रेजेंस फेल्ट हुई, जिसने रैंडी ऑर्टन को एक नहीं दो बार डिस्ट्रैक्ट किया। हालांकि वो डायरेक्टली फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं आए, पर इस डिस्ट्रैक्शन के चलते एजे स्टाइल्स ने अपना फिनोमिनल फोरआर्म उनको दे दिया, अपना फिनिशर दे दिया। इसके चलते हमारे पास 3 विनर्स ऑलरेडी हो गए हैं। सो अगले हफ्ते हमें मैट रिडल, कीथ ली और एजे स्टाइल्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा एक ट्रिपल थ्रेट मैच में, और ये कहा जा रहा है कि जो उसमें जीतेगा वो ड्रू मैकइंटायर से लड़ेगा। लेकिन रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की अगर माने तो ये स्पॉट ब्रॉन स्ट्रोमैन को मिलेगा। अगले हफ्ते ब्रॉन स्ट्रोमैन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी कैपेसिटी में अंदर आके ये मैच डिस्ट्रॉय करने का या फिर अपना इंक्लूड करने का अपना कैंडिडेचर। बात करते हैं एलिस्टर ब्लैक की। एलिस्टर ब्लैक को इस हफ्ते भी नहीं देखा गया, पिछले हफ्ते भी नहीं देखा गया रॉ में। ये कयास लगाई जा रही थी कि एलिस्टर ब्लैक की रियल लाइफ पत्नी जेलिना वेगा को जो फायर कर दिया गया था पहले, उसके चलते कुछ बैकलैशेस हुए हैं बैक स्टेज। यहाँ पर फाइटफुल ब्रायन अल्वारेज और केट साइड सीड्स ये रिवील कर रही हैं कि सिंपली क्रिएटिव के पास एलिस्टर ब्लैक के लिए कुछ था नहीं। ये काफ़ी सच हो सकता है क्योंकि एलिस्टर ब्लैक एक पॉल हेमन गाए थे, और जब पॉल हेमन रॉ को रन कर रहे थे, तब जब वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे रॉ के, तब एलिस्टर ब्लैक और ड्रू मैकइंटायर के लिए बड़े प्लान्स थे। हालांकि ड्रू मैकइंटायर सक्सेसफुल हो गए WWE चैंपियनशिप ग्रास्प करने के लिए, लेकिन पॉल हेमन को निकाल दिया गया एज
द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रॉ। उसके बाद एलिस्टर ब्लैक के लिए कुछ प्लान्स नहीं दिख रहे हैं। एलिस्टर ब्लैक फिलहाल के लिए बाहर रहेंगे कुछ टाइम के लिए रॉ से, क्योंकि उनके लिए कोई स्टोरी लाइन बिल्डअप नहीं हो पा रही है। काफ़ी रेसलिंग न्यूज़ लेटर्स के हिसाब से इस बार का रॉ लैकलस्टर था, उनको कई चीज़ें इसमें अच्छी नहीं लगी, पर मुझे पर्सनली ये रॉ का एपिसोड काफ़ी रिफ्रेशिंग लगा। इसमें अच्छी रेसलिंग स्किल्स थी, अच्छी फाइट्स थी, अच्छी स्टोरी लाइन्स थी। सो एक रेसलिंग शो में जो 3 घंटा लंबा है उसमें ये चीज़ें काफ़ी निखर के आई हमारी, और ये ईजी नहीं होता 3 घंटे फुलफिल करना। सो एज फार एज आई एम कंसर्न्ड ये एक काफ़ी अच्छा शो रहा, ये एक्सेलेंट शो रहा रॉ का। आई एम नॉट श्योर, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये रॉ का शो। थैंक यू।